अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। धान में लगने वाले हानिकारक कीटों का नियंत्रण उपाय, पपीते का अधिक उपज वाली प्रजातियां और नर्सरी तैयारी विधि, अच्छे बढ़वार हेतु मूंग और उड़द की फसल में जरूरी कार्य। धान के समय से और देर से रोपी गई फसलें इस समय 20 से लेकर 40 दिन की अवस्था पर है। तो जैसा कि धान की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक लगते हैं, जिससे फसल को भारी क्षति होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों की पहचान और उसके नियंत्रण उपाय की, जिसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक राय को। अगर हम कीट की बात करें तो कीट के रूप में अभी जो खेतों में हम देखेंगे आने वाले समय में पत्ती लपेटक को, जिसको लीफ फोल्डर भी बोलते हैं, जिसकी पूर्व वर्षों में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली है अपने क्षेत्रों में, उसकी समस्या होने की संभावना है। इस कीट से ग्रसित फसल को दूर से देखने पर फसल सफेद चूने से पुताई किया हुआ सा दिखाई पड़े तो स्पष्ट होता है कि खेत में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके वयस्क मादा पतंगा पीले हरे से भूरे रंग तथा पंखों पर एक धारी बनी हुई दिखाई देती है। यह कीट पत्तियों पर एक एक करके तकरीबन 300 अंडे देती है। अंडे हल्के पीले रंग के होते हैं। 4 से 7 दिन में निकले अंडे से सूड़ी पत्ती के दोनों किनारों को पकड़कर मोड़ देती है और अंदर रहकर पत्तियों के हरितमा को खाती रहती है, जिसके कारण पत्तियां सफेद झिल्लीदार मुड़ी हुई हालत में ही सूख जाती हैं। यह 15 से 25 दिन तक लार्वा अवस्था में रहकर फिर प्यूपा अवस्था में जाकर पुनः 6 से 8 दिन में वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ साथ पीला तना छेदक की भी संभावना होने की संभावना है। इस कीट को धड़ छेदक एवं व्हाइट ईयर या सफेद बाली कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट पौधों के संपूर्ण बढ़वार अवधि में नुकसान पहुंचाता है, परंतु मुख्य रूप से पौधशाला एवं कल्ले निकलने की अवस्था में ये कीट ज्यादा नुकसान करते हैं। मादा कीट गहरे भूरे रंग की, आगे के पंख पीलापन लिए हुए, जिस पर काले काले गोल गोल धब्बे पाए जाते हैं। एक मादा कीट तकरीबन 100 से 200 अंडे पत्ते के ऊपरी भाग पर गुच्छे में देती है और ऐसे अंडों के हर एक गुच्छे में 50 से 80 अंडे होते हैं। ये अंडे मादा कीड़े के बालों के गुच्छे के पीले भूरे बालों से ढके रहते हैं। ये अंडे 5 से 9 दिन में फूटते हैं। तत्पश्चात गिडार पत्तियों से नीचे आते हैं तथा तने के निचले भाग में सुराख बनाकर अंदर घुस जाते हैं और अंदर के भाग को खाते रहते हैं, जिससे मध्य सिरा सूख जाता है और पौधा बाली धारण करने के योग्य नहीं रह जाता। ऐसे पौधों को हम मृत शिरा या डेड हर्ट कहते हैं। ऐसे तनों को खींचने पर तना आसानी से बाहर आ जाता है। यदि ग्रसित तने को चीर कर देखें तो अंदर इल्लियां दिखाई पड़ती हैं। यह कीट लगभग 40 दिनों तक इल्ली अवस्था में रहकर
फसल को नुकसान पहुंचाता है। धान में बाली बनते समय पुनः इल्ली तने के मध्य भाग के पास छिद्र कर देती है और अंदर के भाग को खाती रहती है, जिससे निकलने वाली बाली सफेद हो जाती है, जिसे हम सफेद बाली कहते हैं। इस बाली के सभी दाने खोखले होते हैं और दाने नहीं बनते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई समय समय पर जब भी प्रकोप देखते हैं तत्काल प्रोफेनोफास का छिड़काव करें 1 ml पर लीटर के हिसाब से, जिससे उनको काफ़ी देखने को मिलेगा कि इससे काफ़ी नियंत्रण हुआ है। इसके साथ साथ फ्लूबेंजामाइड नामक दवा है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 50 ml की सीसी जो है वो के लिए पर्याप्त होती है और नई दवा है, काफ़ी प्रभावी है। इसी के साथ साथ अगर आने वाले समय में हम देखते हैं कि पीला तना छेदक की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, अतः इसके नियंत्रण के लिए हमें खेतों में दानेदार रसायन का प्रयोग करना चाहिए। दानेदार रसायन के प्रयोग के रूप में हम कार्बोफ्यूरान, फ्यूराडान आदि का कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर की दर से। इसके प्रयोग के समय ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि खेत में नमी हो परंतु पानी न लगा हो, जिससे उस दवा का प्रभाव अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। और जैविक नियंत्रण भी इसका काफ़ी प्रभावी देखा गया है। इसके लिए हम खेतों में गंधपास का प्रयोग कर सकते हैं। गंधपास 10 बाई 10 मीटर वर्ग मीटर में एक गंधपास लगाते हैं। इस प्रकार पूरे खेतों में हम 1 हेक्टेयर में 10 गंधपास लगाते हैं, जिससे इस नर कीट को हम एकत्रित कर लेते हैं और इनका समागम नहीं होता है और सुंडियां नहीं बनती हैं। यह भी एक काफ़ी प्रभावी प्रणाली पाई गई है इसके नियंत्रण के लिए। इसी के साथ साथ आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसमें सफ़ेद फुदका, भूरा फुदका की भी समस्या देखने को मिलती है। इनका भी नियंत्रण काफ़ी आवश्यक है। इनके नियंत्रण के लिए जैसा हमने बताया कि दानेदार रसायन प्रभावी होता है, उनका छिड़काव करके हम एक साथ समेकित रूप से सभी प्रकार के कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इस अवध क्षेत्र में हम देखें तो यहाँ पे दीमक की भी समस्या बहुत जगहों पर देखने को मिलती है। दीमक काफ़ी हद तक पाई जाती है क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी है, अतः इसके नियंत्रण के लिए भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए भी हम दानेदार रसायन का प्रयोग करें। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हम धान की फसल में कीट नियंत्रण के लिए यदि दानेदार रसायन का प्रयोग करते हैं तो वो एक प्रभावी सिस्टम है, प्रभावी तरीका है। और जैसा हमने पूर्व में बताया कि खेतों में पानी न लगा हो, नमी जरूर बनी हो, इसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं का मैंने पूर्व में जिक्र किया है। कार्बोफ्यूरान, फ्यूराडान या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, इनकी 15 से 20 किलोग्राम मात्रा पर हेक्टेयर से की दर से छिड़काव करके हम धान की फसल को कीट से मुक्त निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पपीते की रोपाई जुलाई से लेकर सितंबर माह तक की जाती है। जो सितंबर में रोपाई करना चाहते हैं वो इस समय नर्सरी में बीजों की बुआई कर ले, लेकिन नर्सरी में बीजों की बुआई से पहले उन्नत प्रजातियों के चयन पर आवश्यक ध्यान दें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे किसान भाइयों को उन्नत प्रजाति के बीज नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से रोपाई के बाद पौधों में केवल फूल ही फूल आते हैं और फल बहुत कम आते हैं। इसलिए उन्नत प्रजातियों के चयन के साथ साथ नर्सरी में बीजों की बुआई के समय कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह से। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको इसमें किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। पपीता की नर्सरी डालने से पहले उसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि प्रजाति के ऊपर ही फलत का पूरा दारोमदार होता है। इसलिए किसान भाई पपीता की नर्सरी डालते समय कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं।
जो प्रचलित किस्में हैं, जैसे कि आपके पास रेड लेडी है, या आपके पास जो गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध वैरायटीज़ हैं जैसे सूर्या है, और भी वैरायटीज़ हैं आपके पास, उनको आप ले आइए। और उसके बाद जो है बीज उपचार जो इसमें होता है, किसी पौधशाला का स्थापित करने में बीज उपचार की क्रिया जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके लिए जब भी आप करेंगे तो बीज उपचार करने की जो क्रिया है वो कार्बेंडाजिम या और इमिडाक्लोप्रिड दोनों दवाओं का आप घोल बनाएंगे। 2 ग्राम प्रति लीटर कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर बीज को 20 मिनट तक शोधित करेंगे। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बीजों का शोधन करके आप बीज लगाएंगे। अब बात आती है पपीता की नर्सरी डालने हेतु क्यारी की तैयारी की, क्योंकि क्यारी की तैयारी अगर किसान भाई ठीक तरह से करते हैं तो बीजों का जमाव अच्छा होता है, साथ ही साथ उन्हें स्वस्थ पौध की भी प्राप्ति होती है। नर्सरी बनाने के लिए किसान भाइयों, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर खेत में पपीते का रोपण करना है तो उसके लिए कम से कम 25 बेड आपको तैयार करने पड़ते हैं। जो बेड की जो आकार प्रकार है वो ऐसा है कि 3 मीटर लंबा बेड होना चाहिए, ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए और 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इन बेड में आप जो है अच्छे से खाद एवं उर्वरक मिलाएंगे, कम से कम 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके साथ साथ जो है आप इसमें उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के रूप में 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ बेड बनाने के बाद, जब भी आप बेड की बनाने के बाद जो शोधित बीज जो होते हैं उनका आप जो है बेड में आप उसको छोटी छोटी नालियाँ बना के जो है उसमें लगा के और पुआल से ढक के नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी का भी प्रकोप होता है, जो कि सफ़ेद मक्खी वायरस रोग पपीते में फैलाती है। तो सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण के लिए आप जो है नेट या जाली नुमा जो नेट आते हैं उसका प्रयोग करके पपीते की पौध को आप ढके रहें, ताकि जो है सफ़ेद मक्खी पपीते को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और पपीते में सफ़ेद मक्खी को नष्ट करने के लिए कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई खरीफ मूंग एवं उड़द की बुआई किए हैं, उनकी फसल 20 से 30 दिन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए वर्तमान में कुछ कार्य जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, जल निकास की उचित व्यवस्था और पौध संरक्षण उपाय आदि को करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, वर्तमान में मूंग एवं उड़द की फसल में इन सब कार्यों को किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह यादव। अगर हम देखें तो इस समय हमारे जो क्षेत्र में जो मूंग उड़द की फसल लगी हुई है, वो फसल लगभग जो है 20 से 30 दिन के आसपास की है। तो किसान भाइयों, मूंग और उड़द में जो वर्तमान समय को देखते हुए एक तो हमें जो है खरपतवार प्रबंधन की अति आवश्यकता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो फसल के उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करते हैं और इससे हमारी फसल का जो उत्पादन है काफ़ी गिर जाता है। तो हमें इस समय जैसे ही मौसम खुलता है तो खरपतवार प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार हैं वो भी नष्ट हो जाएं। साथ ही साथ जो मिट्टी है उसमें निदाई गुड़ाई से एरेशन भी होता है, जिससे फसल की जो बढ़वार है वो भी अच्छी होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है। तो पहला काम हमें जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए निदाई गुड़ाई के माध्यम से इन खरपतवारों को निकालना है। दूसरा, जैसे मौसम अगर हमारा जो है बदल रहा है, बारिश जो है लगातार हो रही है, अगर हमें निदाई गुड़ाई का समय अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हमें रासायनिक खरपतवार नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो रासायनिक जो खरपतवार जो नासी हैं उनका उपयोग जो है हमें
सही समय पर करना है। इनके उपयोग के लिए जो उचित जो समय है वो आपका 20 से 25 दिन के आसपास है। और इसमें खासकर जो हमारी जो पोस्ट इमरजेंसी जो चारानाशी आते हैं उनका हमें उपयोग करना है इस समय। उसमें इमेजाथाइपर नामक एक चारानाशी आता है, ये हमारे मूंग, उड़द इन सभी फसलों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के लिए ये आवश्यक रूप से मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसमें जो अनुशंसित मात्रा है उस अनुशंसित मात्रा का हमें उपयोग करना है। साथ ही साथ पानी की मात्रा जो है वो प्रति हेक्टेयर कम से कम जो है 550 से 600 लीटर पानी हमें उपयोग में लाना है। और इसके साथ ही साथ हमें जो छिड़काव के लिए जो नोजल का उपयोग करते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि चारानाशी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना असर खरपतवारों के ऊपर छोड़े। उसके लिए हम जो हमारे जो फ्लैट फैन और फ्लैट जेट जो नोजल आते हैं उन नोजलों का हमें जो है छिड़काव में उपयोग करना है। तो इस तरीके से हम जो है चारे का प्रबंधन कर सकते हैं। और हम खेतों में खासकर जो हमारी दलहनी फसल लगी हुई है वहाँ पर हम जो जल निकास की व्यवस्था अवश्य करें, जिससे कि पानी खेतों में नहीं रुके और हमारी जो फसलें हैं वो जो है पानी से खराब नहीं हो। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में कहीं कहीं अधिक वर्षा हो रही है, जिसके कारण खेतों में पानी भर जाता है और मूंग तथा उड़द की फसल खराब होने लगती है। इसीलिए आप खेतों में जमा पानी को निकालने की उचित व्यवस्था करें। लेकिन जिन स्थानों पर वर्षा का अंतराल अधिक हो गया है तथा फसल सूखने लगी है, तो आप खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इसके अलावा मूंग तथा उड़द की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। फसल में हम देखें कि हमारे आसपास कई जगह से ऐसी कुछ शिकायतें भी आ रही हैं मूंग और उड़द में, जहां पर रज चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसकी वजह से पीला मोजाइक रोग मूंग और उड़द में देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, तो जो पीला मोजाइक रोग है वो रोग जो है सफ़ेद मक्खी या जिसको हम व्हाइट फ्लाई बोलें, इस कीट के माध्यम से जो है फैलता है। तो हमें इसके प्रबंधन के लिए शुरुआत में जैसे ही आप लोगों को खेतों के निरीक्षण के समय अगर पीले मोजाइक रोग से प्रभावित पौधे कहीं कहीं नज़र आते हैं, तो सबसे पहले तो इन पौधों को खेत से निकाल कर हम जो है गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। और उसके बाद सफ़ेद मक्खी जो कीट है जो इस रोग को वाहक का कार्य है, उसके प्रबंधन के लिए हम जो है थायोमेथाक्साम 25 WG नामक एक कीटनाशक आता है, इसका 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। साथ ही साथ मूंग और उड़द में समय के अनुसार अगर कोई पत्ती खाने वाला अगर जो है कोई कीट नज़र आ रहा है, तो उसके प्रबंधन के लिए भी हमें जो है अगर हमें आवश्यकता है तो हमें छिड़काव करना चाहिए। तो जो खासकर जो पत्ती खाने वाले जो कीट होते हैं जिनको हम डिफोलिएटर्स बोलते हैं, तो हम ETL को देखते हुए जो हमारा जो आर्थिक जो क्षति स्तर है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड जो लेवल है, उसको देखते हुए अगर कोई कीट उस अवस्था को पार कर रहा है तो हमें जो है जो हमारे खासकर जो पत्ती खाने वाले जो कीट हैं उनके प्रबंधन के लिए हमें रासायनिक कीटनाशियों का उपयोग करना चाहिए। उन रासायनिक कीटनाशियों में जैसे आपका ट्राइजोफास है, ये आपका 800 ml प्रति हेक्टेयर के मान से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोफेनोफास है, इसका भी हम 1500 ml प्रति हेक्टेयर के मान से इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नए कीटनाशी भी हैं, कुछ उनमें स्पाइनोसाइड है, ये भी काफ़ी अच्छा कीटनाशी है और इसका जो उपयोग है वो 167 ml प्रति हेक्टेयर के मान से हम जो है खासकर जो पत्ती खाने वाले जो कीट हैं और जो फली वेदक कीट हैं उनके लिए हम कर सकते हैं। तो हमें मौसम को देखते हुए और हमारी फसल की जो है सतत निगरानी करना है। हमें जो है उसके जो हमारे जो भी समस्याएं आ रही हैं, अगर हम जो है उनकी सतत निगरानी करते रहेंगे तो हम समय पर उनका जो है प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे वो आपका खरपतवार प्रबंधन हो, कीट और रोग प्रबंधन हो या आपका जो है जल प्रबंधन हो। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सरदार नगर गोरखपुर के चेतन कुमार ने। आपने गन्ने की फसल में वेदक कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले लीजिए गन्ने के खेत में जो बीच वाली गोब है उसके सूखने का। गन्ने की बीच वाली गोब 3 प्रकार के कीड़ों के प्रकोप से सूख सकती है।
पहला तो है चोटी वेधक, जिसको आप टॉप बोरर कहते हैं। जब आपके खेतों में इसका प्रकोप होता है तो गन्ने की बीच वाली गोफ सूख जाती है। ऐसा ही दूसरा कीट है गन्ने का अगेती प्ररोह वेधक, जिसको आप अर्ली शूट बोरर कहते हैं। इस कीट का भी जब प्रकोप होता है तो भी गन्ने के बीच वाली गोफ सूख जाती है। और कभी कभी जब गन्ने में जड़ वेधक यानी रूट बोरर का प्रकोप होता है तो भी गन्ने की बीच वाली गोफ आपको सूख सकती है। गन्ने की फसल में इन बेधक कीटों का प्रभाव अप्रैल से सितंबर माह तक रहता है। किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि गन्ने की फसल को बेधक कीटों से 25 से 30% तक का नुकसान होता है और इन्हीं कीटों का प्रकोप अन्य कीटों की तुलना में अधिक एरिया पर देखा जाता है। इसलिए इन कीटों का उचित नियंत्रण करने के लिए इनकी सही पहचान होना जरूरी है। सबसे पहले लीजिए चोटी वेधक। जो गन्ने के पौधे अभी 3-4 या 5 महीने पहले बोए गए होंगे, उनकी गोफ को अगर किसान भाई आराम से देखें तो बीच वाली गोफ बिल्कुल सूखी हुई नजर आएगी और अगर उसको खींचते हैं तो गोफ बाहर आ जाती है। तो अगर गोफ बाहर आ जाती है तो 2 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होने की संभावना होती है। एक तो टॉप बोरर यानी चोटी वेधक या अगेती प्ररोह वेधक यानी अर्ली शूट बोरर। अब इन दोनों प्रकार की सूढ़ियों का आकार प्रकार थोड़ा सा अलग होता है, तो बिल्कुल वास्तव में कौन सा कीड़ा आपके खेत में लगा हुआ है उसकी रोकथाम करने के लिए गन्ने के टुकड़े को फाड़ करके आप देखिए कि जो उसके अंदर सूढ़ी है वो किस प्रकार की सूढ़ी है, और सूढ़ी के अनुसार आप टॉप बोरर यानी अर्ली शूट बोरर का आप पहचान कर सकते हैं। टॉप बोरर की सूढ़ी होती है वो सिरपोफेगा निवेला, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी सूढ़ी होती है लगभग सफ़ेद रंग की सूढ़ी होती है, छोटी सी सूढ़ी होती है। लेकिन जो अर्ली प्ररोह वेधक है वो सूढ़ी काइलो स्पीसीज की होती है। काइलो अलग अलग स्पीसीज है काइलो की, जिसका प्रकोप हम अर्ली शूट बोरर के नाम से जानते हैं। तो दोनों प्रकार की सूढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, आप उनकी पहचान कर लें। और आपको लगता है कि उसमें चोटी वेधक का प्रकोप हुआ है तो आपको अपने खेत में क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC नाम की दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये एक तरल पदार्थ होता है और 375 मिलीलीटर तरल पदार्थ को आप 1000 लीटर पानी में घोल करके और जहाँ से ज़मीन में गन्ने का टुकड़ा जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर उसके तने के पास डालना है, यानी ज़मीन में आपको डालना है। ध्यान रहे क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC 375 मिली का घोल 1000 लीटर पानी में बना करके आप पत्तियों पर छिड़काव न करें, आप घोल को ज़मीन में डालें जहाँ से पौधा निकल रहा है। आजकल बरसात की मौसम हो रहा है इसलिए आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बरसात न हो रही हो वहाँ पर अगले दिन किसानों को पानी देना पड़ता है, क्योंकि पानी देने के बाद वो दवा पानी में घुल करके ज़मीन के अंदर चली जाती है और फिर पौधे के अंग अंग में पहुँच जाती है। ये दवा अंतर प्रवाही दवा होती है, तो पौधे के अंग अंग में जड़ों के माध्यम से चली जाएगी और जो कीड़ा अंदर बैठ करके खा रहा होगा वो मर जाएगा। जहाँ गन्ने की फसल 5 या 6 महीने की पुरानी हो गई है, गन्ने काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और उसमें सबसे ऊपरी गांठ होती है, वहाँ से कई शाखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब बीच वाली गोफ मर गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं और एक बंच के रूप में बंची टाप वहाँ पर बन रहा है। तो अगर गन्ने में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये भी गन्ने के टॉप बोरर यानी चोटी वेधक के प्रकोप का होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में जब गन्ने के टुकड़े बड़े हो गए हों तब आपको क्लोरांट्रा नीलीप्रोले नाम की दवा काम नहीं करती है। ऐसी अवस्था में जो कार्बोफ्यूरान का ग्रेन्यूल होता है, कार्बोफ्यूरान 3CG, ये ग्रेन्यूल आपको अपने खेत में डालना पड़ेगा लगभग 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। दूसरा कीट जिसकी वजह से गन्ने की बीच वाली गोफ मर सकती है उसका नाम है गन्ने का अगेती प्ररोह वेधक, अर्ली शूट बोरर। अर्ली शूट बोरर का भी जब प्रकोप होता है तो गन्ने की बीच वाली गोफ सूखती है। इस कीट के प्रकोप होने पर भी आप उसी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, एक दवा का प्रयोग जो कि आपने चोटी वेधक के लिए किया है, यानी क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC। इस दवा को भी आपको जमीन में ही डालना पड़ेगा, तभी आपको समुचित लाभ मिलेगा। पत्तियों पर आप छिड़काव न करें। गन्ने के अगेती प्ररोह वेधक को नियंत्रित करने के लिए जो दूसरी दवा का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 2 रूप से आपको बाजार में उपलब्ध होता है। एक तो
फिप्रोनिल 0.3 GR, छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं जिसमें 0.3% जहर होता है, और दूसरा फिप्रोनिल 5SC। इन दोनों दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.3 GR का प्रयोग हम तब करते हैं जब गन्ने की हम बुआई कर रहे होते हैं, गन्ने की नालियों में उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी मात्रा वही है 25 से 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। जो किसान भाई ऐसा नहीं कर पाए हैं और बाद में आप डालना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 5SC नाम की दवा आती है जो तरल पदार्थ है। लगभग 2 लीटर दवा को लेकर के आप 1000 लीटर पानी में घोलिए और इसको आप जमीन में डालिए। जैसे आपने क्लोरांटा नीलीप्रोले डाल रखा है वैसे ही जमीन में इसको डालिए और अगले दिन पानी दे दीजिए। तो पानी में घुल करके ये अंतर प्रवाही दवा पौधे के अंग अंग में पहुंच जाएगी और जहां कहीं भी कीड़े होंगे वो वहीं पर मर जाएंगे। तीसरा किट मैंने आपको बताया था कि गन्ने में जड़ वेधक यानी रूट बोरर के प्रकोप से भी गन्ने की बीच वाली गोप सूख सकती है। तो जहां पर जड़ वेधक का प्रकोप होगा वहां पर जड़ के पास पौधे को उखाड़ करके देखिए, आपको एक सफेद रंग की सूंडी दिखाई देगी जिसके शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ी होती हैं। सूंडी काफी छोटी होती है, सफेद रंग की होती है और उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ी होती है और जमीन के सतह के पास ही जो गन्ने का टुकड़ा होता है उसमें छेद करके ये सूंडी दिखाई देती है। तो अगर इस प्रकार की सूंडी दिखाई देती है तो आप फिप्रोनिल 0.3 GR जो हमने दवा बताई थी उसी रेट पर यानी 25 से 33 किलोग्राम या फिप्रोनिल 5SC का प्रयोग करना चाहते हैं तो 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उचित बढ़वार और कंदों के विकास के लिए हल्दी की फसल में प्रबंधन कार्य, फसलों में रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते समय सावधानियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।